से किसी भी पार्टी को गुमनाम रूप से भी पैसा दान कर सकती है। यह सब मोदी सरकार ने घोषणा की थी। यानी देश की सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल फंडिंग इन्हीं 5 शेयरों से हुई है। जबकि कुछ नेता तो गरीबों के लिए जो योजनाएं आती है उसमें भी अपना फायदा ढूंढते हैं। राजनीति में भ्रष्टाचार उतना ही पुराना है जितनी राजनीति। फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि पहले दाल में नमक होता था और अब नमक में दाल है। कोई भी राजनीति को लोगों की सेवा का जरिया बताया जाता है, लेकिन इसी राजनीति से राजनीतिक पार्टियां मोटी कमाई भी करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां होती है वो पैसा कैसे कमाती है? तो आइए जानते हैं। आमतौर पर पार्टियां स्वैच्छिक दान, क्राउड फंडिंग, कूपन बेचना, पार्टी का साहित्य बेचना, सदस्यता अभियान और कॉरपोरेट चंदे से पैसे जुटाती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम मतलब आरपीए की धारा 29B पार्टियों को सरकारी कंपनी को छोड़कर किसी भी व्यक्ति या कंपनी से स्वैच्छिक योगदान स्वीकार करने का अधिकार देती है। मार्च 2018 में चुनावी चंदे में पारदर्शिता के नाम पर मोदी सरकार ने राजनीतिक चंदे की प्रक्रिया में 3 बड़े बदलाव किए थे, जिसमें राजनीतिक दल अब विदेशी फंड भी प्राप्त कर सकते हैं, मतलब विदेश से भी चंदा ले सकते हैं। कोई भी कंपनी किसी भी राजनीतिक दल को कितनी भी धनराशि दान कर सकती है और कोई भी व्यक्ति, लोगों का समूह या कंपनी चुनाव बॉन्ड के माध्यम से किसी भी पार्टी को गुमनाम रूप से भी पैसा दान कर सकती है। यह सब मोदी सरकार ने घोषणा की थी। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये जमा करवाते हैं तो ये लोग आपसे दुनिया भर के पैन कार्ड मांगते हैं, लेकिन आप इन पार्टियों को कितना भी पैसा दान कर दो, आपसे पैन कार्ड के लिए पूछा तक नहीं जाएगा। कुछ नेता तो गरीबों के लिए जो योजनाएं आती है उसमें भी अपना फायदा ढूंढते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का लगभग 90% हिस्सा सिर्फ 5 शहर जैसे ही मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नई दिल्ली और चेन्नई में बेचा गया है। यानी देश की सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल फंडिंग इन्हीं 5 शहरों से हुई है। जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड की कुल बिक्री का सिर्फ 2% हिस्सा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बेचा गया है। अब बात करते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर यह एक वचन पत्र होता है जिसे किसी भी राज्य या शहर के व्यक्ति भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से खरीद सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाला नागरिक अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना ये बॉन्ड डोनेट कर सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां इस बॉन्ड को बैंक में डलवाकर इस फंड को हासिल कर लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को डिजिटल या चेक के रूप में ही खरीदा जा सकता है। राजनीतिक पार्टियों को पैसे दान करने में 2 प्रकार की फंडिंग होती है, प्रत्यक्ष फंडिंग और अप्रत्यक्ष फंडिंग। प्रत्यक्ष फंडिंग में सरकार राजनीतिक दलों को सीधे पैसा प्रदान करती है और अप्रत्यक्ष फंडिंग में इसमें प्रत्यक्ष फंडिंग को छोड़कर और अन्य तरीके शामिल है, जैसे मीडिया में एड दिखाना, रैलियों को आयोजित करवाना, मुफ्त में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना। यह सब राजनीति में भ्रष्टाचार उतना ही पुराना है जितनी राजनीति। फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि पहले दाल में नमक होता था और अब नमक में दाल है। कोई भी सरकार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से नहीं बची है। कोई थोड़ा कम भ्रष्ट था तो कोई थोड़ा ज़्यादा। राजनीतिक पार्टियां पैसे लेने के लिए किन किन तरीकों का उपयोग करती है, आइए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले व्यक्तिगत व्यक्ति। इसमें आरपीए की धारा 29B के अनुसार राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत व्यक्तियों से दान प्राप्त करने की अनुमति उसमें हुई थी। मतलब कोई भी अकेला इंसान किसी भी पार्टी को पैसा दान कर सकता है। दूसरा ये कि सार्वजनिक अनुदान, मतलब यहाँ सरकार चुनाव संबंधी उद्देश्यों के लिए पार्टियों को खुद पैसा देती है। चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को वित्तीय पिछले वर्ष के अंदर 2021-22 में अलग अलग जरिए से कुल 1917 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी अवधि में बीजेपी ने 854 करोड़ रुपए का खर्चा दिखाया था। इस दौरान पार्टी को 1033 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में भी मिले थे। इस तरह से देखा जाए तो साल 2021-22 के अंदर बाकी खर्चे को निकाल दिया जाए तो बीजेपी की आमदनी लगभग 1062 करोड़ रुपए रही है। वहीं कांग्रेस सरकार की अगर बात करें तो पार्टी ने अपनी सालाना ऑडिट रिपोर्ट में बताया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में पार्टी की आमदनी 541 करोड़ रुपए ही रही है, जबकि खर्चा 400 करोड़ रुपए रहा है। कांग्रेस के अनुसार इस मिले अनुदान के अंदर अगर हम बात करें तो पार्टी को 347 करोड़ रुपए मिले हैं। इस तरह से कांग्रेस के खर्चे को निकाल दिया जाए तो पार्टी की कमाई 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा रही है। अब ये कॉरपोरेट फंडिंग क्या होती है वो हम जान लेते हैं। तो देखिए, कॉरपोरेट फंडिंग भारत में कॉरपोरेट फंडिंग करने के लिए कंपनी के अधिनियम 2013 के तहत इसको नियंत्रित किया जाता है। इस अधिनियम में प्रावधान और नियम है कि किसी राजनीतिक दल को चंदा देने में सक्षम होने के लिए किसी भी कंपनी का कम से कम 3 साल पुराना होना जरूरी है। मतलब 3 साल से कम अगर पुरानी कंपनी हो तो वो चुनाव पार्टियों को दान नहीं कर सकती। योगदान के लिए उसको निर्देशक मंडल की भी मंजूरी लेनी होती है।
यदि कोई कंपनी इन प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो उसे योगदान जो राशि की गई है उसका 5 गुना तक जुर्माना देना पड़ सकता है और डिफॉल्ट करने वाली कंपनी के प्रत्येक अधिकारी को कारावास की सजा होगी, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू।